नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आज के हमारे इस सेशन में। हमने लास्ट जो क्लास हुई थी यहाँ पे हमने खंड खंडेतर पढ़ा था, है ना। खंड खंडेतर के अंतर्गत हमने सबसे पहले व्याकरण का जो टॉपिक आता है खंडेतर खंड के अंतर्गत वो देखना था, जिसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था समास का टॉपिक। और आपको एक चीज बताई थी इंपॉर्टेंट, वो ये कहा था कि इस बार का जो पेपर हुआ है आपका, उस पेपर में समास पूछा गया था एक क्वेश्चन। हालांकि अभी जो जानकारी मिली है वो ये है कि यूजीसी नेट का जो पेपर है वो कैंसिल हो चुका है ना, रद्द किया जा चुका है। जो हमारी परीक्षा है यूजीसी नेट की वो कैंसिल कर दी गई है। ठीक है, तो ठीक है, वो पेपर होगा और बहुत जल्दी होगा। उम्मीद ये है कि महीने भर के अंदर उनको ले लेना चाहिए पेपर, क्योंकि दिसंबर में फिर से उन्हें दूसरा एग्जाम लेना है, तो इसी चक्कर में उनको जल्द से जल्द पेपर लेना पड़ेगा। बात ये रही कि हमारा समास का जो टॉपिक चल रहा था, समास के टॉपिक में हमने क्या कंप्लीट कर लिया था। तो समास के टॉपिक में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सबसे पहले हमने समास की परिभाषा पढ़ ली थी, समास के भेद कंप्लीट कर लिए थे और अव्ययी भाव समास की परिभाषा भी कंप्लीट करी थी। अव्ययी भाव समास के बाद में हम सेकंड नंबर पे चले गए थे तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास की परिभाषा कर ली थी और तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ गया था कारक। तो कारक के बारे में हमने देखा था, कारक के भेद देखे थे कुल 8, जिनमें से 2 भेद मतलब कर्ता और संबोधन हट जाता है, तो समास में केवल 6 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और उसी के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के हम भेद यहां पर लिखने वाले हैं। तो नंबर 1 पे जो सबसे पहला भेद आएगा यहां पे हमारा आ जाएगा, जिसका नाम है कर्म तत्पुरुष समास। क्या नाम है सर इसका? कर्म तत्पुरुष समास। ध्यान से देखना, क्या नाम है इसका? कर्म तत्पुरुष समास इसका नाम है। कर्म तत्पुरुष समास के बारे में हम बात करने वाले हैं। कर्म तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है, एक बार इसको देख लेते हैं। तो कर्म तत्पुरुष समास की परिभाषा देखिए, उसके पहले आप लोग कॉपी देखिए। लास्ट क्लास में आपको लिखाया था कि कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है। कर्ता ने कर्म को, क्या होता है? विभक्ति चिन्ह को होता है। ठीक है, ध्यान देना, ये मैंने आपको बताया था कि कर्ता ने और कर्म को होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी परिभाषा बन जाएगी, जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर, जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर, जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर, क्या करने पर? ध्यान से देखते जाना। जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर कर्ता ने कर्म को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका? को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखते जाना, विभक्ति चिन्ह का, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास होता है, वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। ये हो गई सामान्य सी परिभाषा। अब देखिए, इसके विभक्ति चिन्ह से ही काम चलने वाला है। मतलब अगर आपको विभक्ति चिन्ह पता है तो आपसे इसके आंसर बन जाएंगे, आप इसके उदाहरण सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कर्म का विभक्ति चिन्ह को होता है और को विभक्ति चिन्ह का जहां पर प्रयोग किया जाएगा वहां पर कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब हम इसके उदाहरण देख लेंगे, सिंपल। ठीक है, तो उदाहरण देख लेते हैं। एक साइड सामासिक पद और एक साइड समास विग्रह। ठीक है, तो एक साइड आ जाएगा हमारा क्या? सामासिक पद, एक साइड सामासिक पद और दूसरे साइड आ जाएगा क्या? समास का विग्रह। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा क्या? समास विग्रह। तो चलिए कर लेते हैं सामासिक पद और समास विग्रह, ये दोनों को मिलाते हैं और इसके बाद में हमारा ये कहानी आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है नेत्र सुखद। क्या लिखा है? एक लिखा है उदाहरण, नेत्र सुखद। नेत्र सुखद, तो नेत्र सुखद से बनेगा क्या? नेत्रों को सुखद। क्या बनेगा सर? नेत्रों को सुखद। ठीक है, क्या बन जाएगा यहां पर? नेत्रों को सुखद। इस प्रकार से ये बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे लिखा हुआ है वनगमन। क्या लिखा है? वनगमन लिखा हुआ है। तो वनगमन की अगर हम बात करेंगे तो ये बनेगा क्या सर? वन को गमन। क्या बनेगा? वन को गमन, ये बन जाएगा। ठीक है, विभक्ति चिन्ह के बाद इसका विग्रह हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है अगला हस्तगत। हस्तगत, 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 तो हस्तगत का क्या बनेगा विग्रह? ये बनेगा हस्त को गया हुआ। कहां को? हस्त को गया हुआ, हस्त को गया हुआ। ठीक है, इस प्रकार से ये भी विग्रह बन जाएगा इसका। आगे चलते हैं और भी उदाहरण देखते हैं हम इसके। ठीक है, मान लीजिए लिखा है चिड़ी मार। क्या लिखा है सर? चिड़ी मार लिखा हुआ है। अब चिड़ी मार का विग्रह क्या बनेगा? तो चिड़ियों को मारने वाला। क्या बनेगा ये बन जाएगा सर चिड़ियों को मारने वाला। चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, ये हो गया एक विग्रह। अगले विग्रह पे चलते हैं, कठफोड़ा, है ना। कठफोड़ा, कठफोड़ा, तो कठफोड़ा का जो विग्रह बनेगा वो बनेगा काठ को फोड़ने वाला। किसको? काठ को फोड़ने वाला। ठीक है, काठ को फोड़ने वाला, ये हमारा विग्रह बन जाएगा।
इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं जेब कतरा, जेब कतरा, तो जेब कतरा का क्या बनेगा? जेब को कतरने वाला। क्या बनेगा? जेब को कतरने वाला। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जेब को कतरने वाला। ये सारे हमारे विग्रह इस प्रकार से बनाएंगे। गगनचुंबी जैसे लिखा हुआ है, क्या बनेगा? अगर लिखा है गगनचुंबी, तो गगनचुंबी का विग्रह क्या बनेगा? गगन को चूमने वाला। क्या है? गगन को चूमने वाला। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे हमारे इसके विग्रह बन जाएंगे। ये विग्रह एक बार बना लेना, ठीक है, कॉपी में लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो कर्म तत्पुरुष समास यहां से हमारा समाप्त होता है। कर्ता ने कर्म को करण से अथवा के द्वारा, मतलब अगला जो आएगा वो आ जाएगा कौन सा? करण तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए नंबर 2 आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा कौन सा? साथ ही साथ लिखते जाना आप लोग, है ना, करण तत्पुरुष समास लिखते जाया करो साथ ही साथ। करण तत्पुरुष समास। अब करण तत्पुरुष समास की जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी? तो करण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है ये देखा जाएगा। करण का विभक्ति चिन्ह होता है से अथवा के द्वारा। तो क्या बनेगी परिभाषा? कि जिसका विग्रह करने पर, है ना, तो जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर, जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर, जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर, क्या करने पर सर? विग्रह करने पर, जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर से अथवा के द्वारा, से अथवा के द्वारा, ध्यान से देखना क्या क्या लिखा है, से लिखा है और के द्वारा, से अथवा के द्वारा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, किसका प्रयोग? विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, से अथवा के द्वारा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग दो पदों को जोड़ने में किया जाए। किसको? दो पदों को जोड़ने में किया जाए। दो पदों को जोड़ने में किया जाए, है ना, दो पदों को जोड़ने में किया जाए, वहां करण तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है वहां पर? करण तत्पुरुष समास होता है। ध्यान से देखना, वहां करण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा करण तत्पुरुष समास का उदाहरण। परिभाषा सिंपल सी परिभाषा है कि जहां पर दो पदों को जोड़ने के लिए से अथवा के द्वारा ये दो विभक्ति चिन्ह लग जाएंगे, वहीं पर हमारा करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। लिख लेना इसको, इसके बाद में हम आगे चलते हैं, इसके उदाहरण लिखने का प्रयास करते हैं। कुछ हम इसके उदाहरण लिख लेते हैं एक आध, फिर बढ़ेंगे आगे और अगली कहानी को देखेंगे। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं इसके उदाहरण क्या बन सकते हैं, कौन कौन से उदाहरण आ जाएंगे, सारे नोट डाउन जरूर करते जाना, नोट्स में आपके बाद में यही काम आएगा। करण तत्पुरुष समास में, करण तत्पुरुष समास में जैसे अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले उदाहरण क्या हो जाएगा? एक साइड उदाहरण लिख लिया, है ना। चलो सामासिक पद समास विग्रह आप अपने से लिखते रहना, है ना। हम बस लिख देते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे लिखा है पद दलित, लिखा हुआ है पद दलित, तो पद दलित का क्या बनेगा? ये बनेगा पद से दलित। क्या बनेगा विग्रह इसका? तो बन जाएगा सर पद से दलित। इसी प्रकार से लिखा है शोकाकुल, क्या लिखा है? शोकाकुल, तो शोकाकुल का क्या बनेगा? शोक से आकुल। क्या बनेगा? शोक से आकुल। ठीक है, तो देखो यहां पे से आ गया, से आ गया। अगर लिखा हुआ है सूर रचित, सूर रचित, सूर मतलब सूरदास की बात हो रही है, तो सूर के द्वारा रचित, यहां से रचित नहीं होगा, सूर के द्वारा रचित, मतलब सूरदास ने कोई चीज को क्या किया है? रचित किया है, रचा है या लिखा है। ठीक है, फिर इसी में अगर आ जाए मद माता, मद माता, है ना, तो मद माता, मद माता, मद से मत, मद से मत, मत मतलब होता है मद में बिल्कुल मस्त है, वो अपनी मस्ती में क्या है? मद से मत हुआ, ये हो जाएगा। और भी विग्रह अगर करने हैं हमें तो हो जाएगा रत्न जड़ित, लिखा है रत्न जड़ित। ठीक है सर, क्या लिखा है? रत्न जड़ित, तो रत्न जड़ित का क्या बनेगा? रत्नों से जड़ित। क्या बनेगा सर? रत्नों से जड़ित, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर विग्रह इस प्रकार से। ठीक है, अगली बात करते हैं ईश्वर प्रदत्त, क्या बनेगा? अगर लिखा है ईश्वर प्रदत्त, तो ईश्वर प्रदत्त में बनेगा, ईश्वर प्रदत्त में बनेगा ईश्वर से प्रदत्त। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा ईश्वर से प्रदत्त, इस प्रकार से हो जाएगा ये। अगली बात करते हैं, अगर मान लीजिए लिखा है प्रकाश युक्त, क्या लिखा है? प्रकाश युक्त। ठीक है, अगर प्रकाश युक्त लिखा हुआ है तो क्या बनेगा? ये प्रकाश से युक्त। ठीक है, प्रकाश से युक्त, ये भी हो जाएगा हमारा विग्रह यहाँ पर, किसके अंतर्गत? करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत। ये सारी परिभाषा और सारे उदाहरण यहाँ पे मैंने आपको करा दिए विग्रह सहित, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने तो हमने किया नहीं क्योंकि वो शामिल नहीं होता है तत्पुरुष समास में। फिर कर्म तत्पुरुष समास आता है,
करण तत्पुरुष समास आ जाएगा, है ना। तो कर्म हो गया, करण हो गया, कर्ता ने कर्म को करण से। अब आ जाएगा संप्रदान के लिए, मतलब संप्रदान तत्पुरुष समास लिखेंगे हम, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर कंप्लीट हुआ, तीसरे नंबर पे आ जाइए, थर्ड नंबर यहां पे आएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। नंबर 3 लिखा है संप्रदान तत्पुरुष समास। क्या है? संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। ये है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास की अगर हम बात करते हैं तो संप्रदान तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होगी, परिभाषा देखते हैं। तो जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर, जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर, जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखते जाना, के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। वहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। ये हो गया सर संप्रदान तत्पुरुष समास की परिभाषा। यहां पर जो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा वो विभक्ति चिन्ह कौन सा हो जाएगा? के लिए। और के लिए के साथ में हमारे जो उदाहरण बनेंगे वो उदाहरण हम लोग यहां पर लिख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे यहां पर के लिए के साथ में उदाहरण बनने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार फटाफट से उदाहरण कौन कौन से बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है बलि पशु, बलि पशु, बलि पशु। तो बलि पशु का मतलब इसका विग्रह क्या बनेगा? तो पशु के क्या है, मतलब बलि के लिए पशु, पशु के लिए बलि नहीं, बलि के लिए पशु। क्या है? बलि के लिए पशु। जैसे पशुओं की बलि दी जाती है ना, तो वही है बलि के लिए पशु। अगर लिखा है गौशाला, गौशाला, गौशाला मतलब क्या है? गायों के लिए शाला। किसके लिए? गायों के लिए शाला, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद में देवालय, देवालय, देवालय क्या बनेगा? देवों के लिए आलय। किसके लिए? देवों के लिए आलय, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, जैसा लिखा हुआ है धर्मशाला, धर्मशाला, धर्मशाला क्या बनेगा? यहां पर धर्मशाला बनेगा धर्म के लिए शाला, धर्म के लिए शाला, ठीक है। ये हो जाएगा विग्रह। और बात करते हैं बालामृत, बालामृत, बाला मतलब बालक, बालामृत, बालामृत, है ना। तो बाल अमृत मतलब बालकों के लिए अमृत, बालकों के लिए अमृत, बालकों के लिए अमृत। तो ये हो जाएगा बालामृत, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर लिखा है यज्ञ वेदी, और उदाहरण जैसे लिखा है यज्ञ वेदी, तो यज्ञ वेदी का क्या बनेगा विग्रह? ये बना लेना यज्ञ के लिए वेदी, है ना। जैसे जहां पे यज्ञ किया जाता है, जिस स्थान पर, है ना, जिस जगह पर आप आहुति डालते हैं तो वो वेदी है, तो यज्ञ के लिए वेदी। ध्यान से लगाते जाना ये सब। इसके बाद में, है ना, और क्या हो जाएंगे जो भी आप लिखना चाहो, रसोई घर वाला हो जाए, विद्यालय वाला हो जाए, तो ये तो बहुत फेमस वाले हैं। रसोई घर तो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, हर जगह यहां पर आपको यही मिलेगा। क्या? के लिए। विभक्ति चिन्ह एक ही आएगा जो हो जाएगा कौन सा? के लिए। तो ये सब बना लेना, यहां से आपका काम हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। रसोई के लिए घर, हर जगह विभक्ति चिन्ह के लिए आएगा। तो संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से अथवा के द्वारा, संप्रदान के लिए। अब अगला जो आएगा अपादान आएगा। तो ये तीसरा कंप्लीट हो गया। अगले में चलते हैं अपादान, नंबर 4 में आ जाते हैं। चौथा नंबर क्या है? अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास जिसकी हम बात करते हैं परिभाषा के अंतर्गत। देखते हैं परिभाषा क्या है अपादान में। तो जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर, क्या परिभाषा है? जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर क्या है विभक्ति चिन्ह? से। तो ये वाला जो से है दो पदों को अलग करेगा, और जो वो से आया था करण में, वो दो पदों को क्या कर रहा था? जोड़ रहा था, ठीक है। तो देखिएगा परिभाषा है, जिस तत्पुरुष समास का, जिस तत्पुरुष समास का प्रयोग, जिस तत्पुरुष समास का, जिस तत्पुरुष समास का प्रयोग दो पदों को अलग करने के लिए किया जाता है, दो पदों को अलग करने के लिए किया जाता है, अलग करने के लिए
किया जाता है। जिस तत्पुरुष समास का प्रयोग दो पदों को अलग करने के लिए किया जाता है। देखिए 1 मिनट, इसको थोड़ा सा बना के लिखना पड़ेगा, रुकना, है ना। जिस तत्पुरुष समास का प्रयोग, इसको थोड़ा बना के लिखना पड़ेगा, जैसे लास्ट में लिखा था, जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर, जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर से ये से आएगा, है ना। से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग दो पदों को अलग करने के लिए किया जाता है। दो पदों को क्या करने के लिए? अलग करने के लिए किया जाता है। दो पदों को अलग करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है। अपादान क्या होता है? वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है, ठीक है, समास होता है, वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है। चलो सर, ये हो गई बात। अब हम इसके उदाहरण लिख लेते हैं एक बार। अपादान तत्पुरुष समास में, अपादान में क्या होगा? दो पदों को हमेशा अलग किया जाएगा। अलग कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। जैसा लिखा है ऋण मुक्त, अगर है ऋण मुक्त तो मतलब आप क्या हो रहे हैं? ऋण से मुक्त हो रहे हैं, है ना। ध्यान से देखते जाना, क्या हो जाएगा? ऋण से मुक्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से यहां पर बनेगा क्या? ऋण मुक्त बन जाएगा, ठीक है। लिखा है क्या? दोष मुक्त लिखा है, मतलब आप किससे मुक्त हो रहे हैं? दोष से मुक्त हो रहे हैं। ध्यान से देखते जाना, दोष से मुक्त हो रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। जल जात, है ना, जल जात, जल जात क्या बनेगा? जल से जात, क्या हो जाएगा सर? जल से जात, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सेवा निवृत्त, क्या है? सेवा निवृत्त, सेवा निवृत्त, तो सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त मतलब रिटायर हो गए, सेवा से निवृत्त हुए मतलब सेवा से अलग हो गए। आप सेवा नहीं दोगे मतलब रिटायर हो गए, ठीक है। जैसा लिखा है आशातीत, आशातीत, आशातीत आशातीत का बनेगा आशा से अतीत, क्या है? आशा से अतीत, ठीक है, आशा से अतीत, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद जल रिक्त, जल रिक्त, तो जल रिक्त का क्या बनेगा? जल से रिक्त, जल से रिक्त, ठीक है, ये हो जाएगा जल से रिक्त बनेगा। फिर इसके बाद में बंधन मुक्त, बंधन मुक्त, बंधन मुक्त, तो साहब बंधन मुक्त क्या बनेगा? बंधन से मुक्त बनेगा, क्या बनेगा? बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर हमारा पूरा ये विग्रह बनेगा अपादान तत्पुरुष समास का। कंप्लीट हो जाएगा ये अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए आगे ये सारे उदाहरण लिख लेना एक बार। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, दोष मुक्त, दोष से मुक्त, जल जात, जल से जात, सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त मतलब सेवा से अलग हो गए। फिर आशातीत, आशा से अतीत, फिर जल रिक्त, जल से रिक्त अलग, है ना। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, ये हो गया अपादान, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की, तो 5वें नंबर पे आएगा संबंध तत्पुरुष समास। नंबर 5 है संबंध तत्पुरुष समास। क्या नाम है सर इसका? संबंध, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। अब देखो संबंध तत्पुरुष समास की जब हम यहां पर बात करते हैं तो इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है क्या? का, की, के, ठीक है। जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर, देखते जाना, लिखते जाना, जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर, जिस तत्पुरुष समास का, तत्पुरुष समास का, जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर, जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर का, की, के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विभक्ति चिन्ह का की के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? संबंध तत्पुरुष समास होता है, ठीक है, वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास की परिभाषा। जहां पर का, की, के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाए वहां पर संबंध तत्पुरुष समास होता है। और इसके जो हमारे उदाहरण आएंगे उनमें हर जगह का, की और के का ही प्रयोग किया जाएगा। चलो अब हम इसके उदाहरण लिख लेते हैं, देखते हैं जरा इसके उदाहरण कौन से हो सकते हैं।
संबंध तत्पुरुष समास में जैसे सबसे पहला है मंत्री परिषद। क्या है? मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद की अगर बात आती है तो मंत्रियों की परिषद क्या बनेगा सर? ये मंत्रियों की परिषद, ये हो जाएगा मंत्रियों की परिषद। ठीक है, ये हो गया काम सबसे पहले नंबर पे। फिर इसके बाद में अगला उदाहरण है देशवासी। देशवासी, देशवासी की बात करेंगे तो क्या बनेगा? देश का वासी। ठीक है, ये हो जाएगा सर देश का वासी। ठीक है, इसी के बाद राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या बनेगा? तो राष्ट्रपति का आ जाएगा राष्ट्र का पति। ठीक है, राष्ट्र का पति। अगला लिखा है जैसे सेनापति, तो सेना का पति, है ना, सेना का पति, सेना का पति, सेनापति हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं, अगर लिखा हुआ है ना, कुछ भी उदाहरण अगर लिखा है प्रेम सागर, है ना, तो प्रेम का सागर, प्रेम सागर, तो बना लेना प्रेम का सागर, प्रेम का सागर। तो ये प्रेम का सागर हो गया कंप्लीट। यहां पर का, की, के अगर कुछ भी आ जाए, अगर की भी आ जाए, है ना, तो ये बन जाएगा। ठीक है, बैलगाड़ी, तो बैल की गाड़ी, किसकी गाड़ी है? बैल की गाड़ी, बैलों के लिए नहीं होती है ना, बैल की गाड़ी होती है, बैलगाड़ी। अगर ये भी आ जाता है तो इसको हम क्या बना सकते हैं? बैल की गाड़ी, बैल की गाड़ी मतलब बैल चलाते हैं। और अगर बैलों के लिए हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, बैल को बिठाओगे थोड़ी, बैल तो चलाएगा, तो मतलब बैल की गाड़ी है, बैल से बनी हुई गाड़ी या बैल की गाड़ी। चलिए, ये कंप्लीट हो गया हमारे यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास कंप्लीट हुआ। संबंध के बाद में क्या आ जाएगा, है ना, छठवें नंबर पे, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का, के की और अधिकरण में पे पर, मतलब अधिकरण तत्पुरुष समास आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा सर? अधिकरण तत्पुरुष समास आएगा। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास आ जाएगा। अब ये अधिकरण तत्पुरुष समास की हम बात करते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास की परिभाषा देखते हैं, क्या परिभाषा अधिकरण तत्पुरुष समास की बनेगी। तो हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसमें क्या बनेगा? जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर, अधिकरण का में पे पर, में पे पर, यही होता है ना, में या पर। ठीक है, तो परिभाषा है जिस तत्पुरुष समास का, जिस तत्पुरुष समास का, जिस तत्पुरुष समास का, जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर, विग्रह करने पर में या पर, में या पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका? में या पर विभक्ति चिन्ह का, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, में या पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ये हो गई अधिकरण तत्पुरुष समास की परिभाषा। अब हम इसके देखेंगे क्या उदाहरण। अब उदाहरण में या पर में क्या आ सकता है? जैसे वनवास, तो वनवास में क्या बनेगा? वन में वास, वन के ऊपर वास नहीं कर रहे हो, वन के अंदर। तो अगर किसी चीज के अंदर होगा तो वो में होगा, और अगर किसी चीज के ऊपर है तो वो पर होगा, है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई उदाहरण आता है यहां पर, कोई और उदाहरण आता है, जैसे मान लो ये कहा जाए कि छत में बैठा है कि छत पर बैठा, तो छत के ऊपर बैठा है मतलब छत पर बैठा है ना। और अगर कहा जाए कमरे में बैठा है तो कमरे के अंदर बैठा है, में मतलब अंदर और पर मतलब ऊपर होता है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। जलमग्न, जलमग्न, जल में मग्न, जल में मग्न, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से बने अगर आप बीती, क्या लिखा है? आप बीती, तो आप बीती में क्या आएगा? आप पर बीती, किस पर? आप पर बीती, ये हो जाएगा सर। ठीक है, फिर इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं नराधम, नराधम, नरों में अधम, क्या है? नरों में अधम। ठीक है, नरों में अधम, ये हो जाएगा सर अपना। ठीक है, अगली बात करते हैं हम यहां पर घुड़सवार। घुड़सवार क्या है? ये घुड़सवार, तो घुड़सवार बनेगा क्या? घोड़े पर सवार। क्या हो जाएगा ये सर? घोड़े पर सवार। इस प्रकार से यहां पे ये हमारे सारे उदाहरण बनते जाएंगे, अधिकरण तत्पुरुष समास कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम देखें कारक के आधार पर 6 भेद हमने यहां पर करे, है ना। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, है ना, कर्ता ने कर्म, कर्ता नहीं लिया कर्म। फिर इसके बाद में करण,
फिर इसके बाद में देखते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संप्रदान अपादान से अलग होने के अर्थ में, फिर संबंध का के की अधिकरण में पेपर। तो इस प्रकार से यहां से 6 भेद हमारे आ गए और एक लास्ट अलग से आता है तत्पुरुष में, जिसे हम कहते हैं नन तत्पुरुष समास। ये एक अलग भेद है ना, जो कि कारक से हटके होता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी सम्मिलित कर लेते हैं यहीं पर, जिसका नाम है नन तत्पुरुष समास। क्या नाम है इसका? नन तत्पुरुष समास। इसको बहुत अच्छे से देखना, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपका नन तत्पुरुष समास, और कंफ्यूजन क्रिएट ना करे इसके लिए आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्या कहता है नन तत्पुरुष समास? ये ऐसा तत्पुरुष समास है जिसमें यह कहा जाता है कि जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद नकारात्मक हो, निषेधवाचक हो। क्या बोल रहा है? कि जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद नकारात्मक या निषेधवाचक हो। ठीक है ना, ध्यान से देख लो, परिभाषा है जिस तत्पुरुष समास का, जिस तत्पुरुष समास का, जिस तत्पुरुष समास का, जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद, कौन सा पद? प्रथम पद नकारात्मक, नकारात्मक, नकारात्मक या निषेधवाचक हो। क्या हो? निषेधवाचक हो, निषेधवाचक हो, उसे नन तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे नन तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, देखते जाना, उसे नन तत्पुरुष समास कहते हैं, उसे नन तत्पुरुष समास कहते हैं। ये हो गई सर आपकी परिभाषा कंप्लीट नन तत्पुरुष समास की। प्रथम पद नकारात्मक होगा या निषेधवाचक होगा? हमेशा ऐसा ही होगा, ये बात जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अब मान लीजिए कि नकारात्मक है, तो वो कैसे नकारात्मक होगा, किस प्रकार से उसमें नकारात्मकता दिखाई देगी, तो उसके हम उदाहरण यहां पर लिख लेते हैं, और इसका विग्रह भी अलग प्रकार का होगा, है ना। और प्रायः इनके आगे आएगा अ, अन, न, गैर और वाजिब, इस प्रकार के शब्द आएंगे। उदाहरण दिखा देता हूं तो समझ जाओगे आप। मान लीजिए उदाहरण में लिखा है अज्ञान, अज्ञान, तो अज्ञान का जो विग्रह बनेगा ना, वो क्या बनेगा? न ज्ञान, ये इसका विग्रह है इस प्रकार से। अगर लिखा है अनहोनी, तो अनहोनी का क्या बनेगा? अनहोनी का बन जाएगा न होनी, ये बन जाएगा। इसी प्रकार से अगली बात करते हैं हम, अगर लिखा है नालायक, नालायक का क्या बनेगा? न छोटा ना और लायक, मतलब जो लायक ना हो, न लायक, ऐसा बनेगा। इसी प्रकार से अनुपयोगी, अनुपयोगी इस प्रकार से है, ध्यान से देखना, अनुपयोगी, तो ये बनेगा न उपयोगी। क्या बनेगा? न उपयोगी, ये बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे लिखा है अनजान, है ना, अनजान, तो अनजान का क्या बनेगा? अनजान का बनेगा न जान, जिससे जाना ना जा सके। अमर, तो क्या बनेगा? अमर का न मर। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आ जाता है अजर, क्या आ जाता है? अजर, तो क्या बनेगा? न जर। ठीक है, ये हो जाएगा जो वृद्ध ना हो कभी, जो मरे ना कभी, तो अमर है, जो कभी वृद्ध ना हो, न जर है, अजर है ना। अनजान, जो कुछ ना जाने, न जान। मतलब इस प्रकार से आप देखते हो यहां पे कि नकारात्मक या निषेध वाले यहां पे उदाहरण आते हैं, और वो हमारे कहलाते हैं कौन से? नन तत्पुरुष समास के उदाहरण कहलाते हैं। ये कंप्लीट हो गए हमारे कौन से? नन तत्पुरुष समास। मतलब तत्पुरुष समास पूरी तरीके से हमारा यहां पर समाप्त होता है। अब अगला जो आने वाला है वो आएगा कर्मधारय बचा है, द्विगु बचा है, द्वंद्व बचा है और बहुब्रीहि बचा है। एक सेशन समास का हो चुका है, दूसरा आज ये कंप्लीट हुआ। तीसरा सेशन में कर्मधारय द्विगु हम पढ़ लेंगे, फिर अगले सेशन में द्वंद्व और बहुब्रीहि पढ़ेंगे। मतलब 3 या 4 सेशन होंगे हमारे, तो वहां पे पूरा समय हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।